नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास हुआ 1881 में और इट वाज केम इनटू फोर्स इन 1882। फाइन। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कभी भी बात करेंगे तो हम करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881, ये याद रखने वाली बात है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 147 टोटल सेक्शंस है एंड 17 चैप्टर्स है। ठीक है, इसको किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के आएगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शंस कितने हैं 147, चैप्टर्स कितने हैं 17। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसा मैं आपको बता रही हूँ 1881 में आया और पास हुआ 1882 में, तो ऑब्वियसली बीच में बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई। जैसे जैसे टाइम आता गया वैसे वैसे अमेंडमेंट्स भी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल जब 1881 का टाइम था तब तो ये डिजिटल बैंकिंग नहीं थी। अब जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग आई तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिजिटल पे भी लागू हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स पे भी लागू हो गया। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लास्ट अमेंडमेंट हुई 2015 में। मैं अगेन आपको ये बोलूँगी कि हम सिर्फ वही उतना क्वेश्चंस को करेंगे जो हमें एक्सपेक्टेड है कि एक इस तरीके से हमारे ब्रीफ हमें याद भी हो जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जनरली जो हमारे लॉ होते हैं, इंडिया के जितने लॉ होते हैं वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं एक्सक्लूडिंग J&K। जम्मू कश्मीर को छोड़ के एप्लीकेबल होते हैं, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूडिंग J&K है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग J&K। ओके। दूसरा, हमारी जो बैंक की हॉलीडेज है, जो हमारे बैंक जितने बैंक्स हैं उनकी हॉलीडेज भी किसके थ्रू होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू पास होती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही बताता है बैंक हॉलीडेज के बारे में। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं, जब बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफाइन है, ये इसके बारे में करेंगे। सेक्शंस के बारे में अगली बार आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 147 सेक्शन है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है इटसेल्फ, जो एक्ट है वो कहीं डिफाइन नहीं करता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहीं नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहीं डिफाइन नहीं है, बट सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये 3 आइटम्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल, प्रोनोट भी बोलते हैं इसको लोग, कई लोग प्रोनोट भी बोलते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक में हम डीडी को भी, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट को भी हम चेक की ही श्रेणी में इंक्लूड करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज चेक। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक जो 3 है उनको सेक्शन 13, ये याद करने वाला पॉइंट है। सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये इंक्लूड करता है इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को, प्रॉमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को एंड चेक को। अंडर दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। एक वर्ड है नेगोशिएबल और एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात अलग अलग करते हैं। नेगोशिएबल क्या है, नेगोशिएबल क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। नेगोशिएबल, नेगोशिएशन से नेगोशिएबल चली बात। जैसे हम बात करते थे ना नेगोशिएशन, हम कोई काम करते हैं, मेरे पास मैंने कोई सामान खरीदा किसी उससे पास से और मैंने बोला उसने बोला 1000 रुपीज़ है, हमने बोला मेरे पास 1000 रुपीज़ नहीं, कैश नहीं है, तो मैं आपको चेक काट देता हूँ। ठीक है, नेगोशिएबल हो गया। और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट जो रिटन फॉर्म में है, जो वो इंस्ट्रूमेंट है। और सबसे बड़ी बात है ये जो तीनों, जब हमने बात की प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की, क्योंकि ये एक्ट के तहत है तो दीज आर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज दिस इज बैक्ड बाय एन एक्ट, तो दिस इज लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो एनी रिटन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर और बेयरर। ऑर्डर और बेयरर क्या है ये बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी, व्हाट इज बेयरर, व्हाट इज ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाती हैं।
ठीक है, हम इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इनके आगे आगे जो बीच के जो पॉइंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट कौन कौन से होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। एक बात आती है करेंसी नोट। इंडियन करेंसी एक्ट पास हुआ 1882 में। उसमें क्या बोला, करेंसी नोट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बस एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा होता है, करेंसी नोट के ऊपर भी, प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बट करेंसी नोट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये इसकी एक्सेप्शन है, इसको हमें याद करना है। दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। देखो, अगर हम छोटी बहुत एग्जामिनेशन पर्पज से बात करेंगे तो हम सिर्फ वही सेक्शंस को याद करेंगे जिनमें हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉमिसरी नोट कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 4। पीएन भी लिखा जाता है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, पहले हम ये देखें। प्रॉमिसरी नोट, जैसे वर्ड है प्रॉमिस का मतलब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि एनी इंस्ट्रूमेंट की मतलब क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो लिखत में हो, ओरली नहीं। मैंने आपको ओरली कह दिया, मैंने आपको 1000 रुपया देना, दैट इज नॉट एन प्रॉमिसरी नोट, इट शुड बी इन राइटिंग। इसका फर्स्ट फीचर क्या है प्रॉमिसरी नोट का, इट शुड बी इन राइटिंग, ओके। क्या, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मैं अगर किसी को सपोज मैंने आपको 1000 रुपया देना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरा ये काम करोगे तब मैं आपको 1000 रुपया दूंगी, ऐसा नहीं है ना। तो हमें क्या बोलना है, इट इज़ एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन नहीं लगानी। या हम ये बोलेंगे कि हाँ, अगर मौसम ठीक हुआ, अगर बरसात हुई तब हम आपको फसल के पैसे देंगे, नो, इट इज़ कंडीशनल। तो इट इज़ प्रॉमिसरी नोट, एनी प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसे अंडरटेकिंग बोल सकते हैं या प्रॉमिस बोल सकते हैं, एज द नेम अपीयर्स, वेरी सिंपल। साइंड बाय द मेकर। कोई भी राइटिंग में, कोई भी अगर मैं कोई हम इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, इट शुड बी साइंड। बिना साइन किए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। मैंने फर्स्ट पार्टी क्यों लिखा है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें ये क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम्स में कि प्रॉमिसरी नोट की कितनी पार्टीज हैं, तो इसलिए मैंने उसको याद करने के लिए लिखाया साइंड बाय द पार्टी, साइंड बाय द मेकर। जो प्रॉमिसरी नोट है वो मेकर का मतलब ड्रॉअर, जो लिखने वाला है, या इशुअर। वैसे ड्रॉअर बोलते हैं, इशुअर तो बैंक के लिए बोलते हैं, पर ये ड्रॉअर। टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी। Promissory note is an writing containing an unconditional promise signed by the maker to pay a certain sum of money. कितना पैसा देना है वो अमाउंट लिखना जरूरी है। What is the amount? अमाउंट अगर ब्लैंक है तो इट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट। किसको, टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या लिखते हैं, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज से 50,000 टू मिस्टर एक्स। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 टू मिस्टर सुनील और ऑर्डर। इसका मतलब या मैं सुनील को देना है या सुनील जिसको कहेगा उसको देना है। सुनील आगे कह देता है कि भाई मैंने उससे अनिल से पैसे लिए हुए, अनिल को दे दो, तो और ऑर्डर, सुनील लिख देगा और ऑर्डर। तो इसमें सेकंड पार्टी क्या हो गई, जिसको पैसा देना है। प्रॉमिसरी नोट की ये 5 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद करना है। इसमें किसी तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, पहली बात, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी एन अनकंडीशनल, इट शुड बी साइंड, अमाउंट शुड बी स्पेसिफिक, और किसको देना है वो स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये है प्रॉमिसरी नोट की 5 कंडीशंस। दूसरा मैं एक याद करना है, कई बार ये लिखता होते हैं जब हम नोट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं।
स्टैंप लगाते हैं। चाहे हम बोल देते हैं ना, जैसे आप बैंक में जाओगे, प्रॉमिसरी नोट साइन करोगे, वो बोलते हैं एक रेवेन्यू स्टैंप लेके आओ, रेवेन्यू स्टैंप पे साइन करना है अक्रॉस, ऐसे रेवेन्यू स्टैंप होती है और उस पर अक्रॉस साइन करते हैं, थोड़े थोड़े आगे थोड़े पीछे, ठीक है ना, ऐसे। प्रॉमिसरी नोट इट रिक्वायर्स टू बी स्टैम्प्ड। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हमारा वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, तो प्रॉमिसरी नोट शुड ऑल्सो बी स्टैम्प डॉक्यूमेंट, करेक्ट, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहले बात तो सेक्शन 4 याद कर लो। हम बहुत याद करने का भी तरीका बता दूंगी मैं आपको, है ना। तो सेक्शन 4 याद करना है इसका, प्रॉमिसरी नोट का। राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अमाउंट क्लियर होना चाहिए, और किसको देना है वो क्लियर होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे खाली नहीं लिखना, आई प्रॉमिस टू पे सर्टेन, कोई भी नाम लिखना है जिसको पैसा देना है, ठीक है। तो इसमें 2 पार्टीज होती हैं प्रॉमिसरी नोट में, और प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में आता है, ठीक है। और प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प्ड होता है, ये हमें याद करना है। प्रॉमिसरी नोट भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो डिमांड प्रॉमिसरी नोट। डिमांड प्रॉमिसरी नोट का मतलब, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा कि जिस प्रॉमिसरी नोट पे अमाउंट लिखा, वो जब डिमांड करेगा हम उसको पैसे देंगे, ठीक है। और एक यूजेस वर्ड का मतलब है टाइम, एट ए फ्यूचर डेट। जैसे आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू मिस्टर अनिल ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो एनी कोई भी हम पेमेंट डेट पे, फ्यूचर डेट पे, उसको हम लिख सकते हैं कि वो, उसको बोलते हैं टाइम प्रॉमिसरी नोट या यूजेस प्रॉमिसरी नोट। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे याद करने के लिए, वैसे तो कभी भी आते, पर क्योंकि ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो इसमें प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में आएगा। प्रॉमिसरी नोट की ये 5 कंडीशन, और प्रॉमिसरी नोट के 2 पार्टीज हैं, और प्रॉमिसरी नोट 2 तरीके के होते हैं, डिमांड एंड यूजेस। अगला आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको तीन बताई थी, एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे वो 4 था, ये 5 है, सेक्शन 5, 4, 5, 6 याद करने का तरीका है, 4, 5, 6, 4 प्रॉमिसरी नोट, 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 चेक। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है, जो मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट्स किस में लिखे हैं, वो 13 में लिखे हैं, सेक्शन 13 में। ये 4 सेक्शंस हमें याद करने चाहिए, 4, 5, 6 और सेक्शन 13, ठीक है। वैसे तो आगे अंदर एंडोर्समेंट्स एंड ऑल दैट के अलग सेक्शंस हैं, बट मेजर जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मैं ये बता रही हूँ, सेक्शन 5 इज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी इंस्ट्रूमेंट है। इट इज ऑल्सो इन राइटिंग, जैसे प्रॉमिसरी नोट इन राइटिंग, सेम। अनकंडीशनल ऑर्डर, उसमें क्या था, प्रॉमिस, उसमें वर्ड क्या था, प्रॉमिस, इसमें क्या है, वर्ड ऑर्डर। ठीक है। साइंड बाय द मेकर, उसमें भी साइंड बाय द मेकर था, सेम। जब क्योंकि ऑर्डर किया, उसमें क्या था, 2 पार्टीज है, हमने प्रॉमिस किया दूसरे आदमी को पैसा देने के लिए। इसमें क्या किया, एक पार्टी ने जिसने इशू किया, उसने क्या किया, ऑर्डर किया किसको, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को डायरेक्ट किया, किस जो उसका ड्रॉई है, सर्टेन सम ऑफ मनी सेम है, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन टू थर्ड पार्टी। मतलब इसमें 3 पार्टीज हो गई, 3 पार्टीज हो गई। ए ने ड्रॉर है, ए ने क्या किया, ऑर्डर किया बी को, बी क्या हो गया, ड्रॉई। ये कहा, इसको ऑर्डर किया ए ने कि तुम सी को पैसे दे दो, सी क्या हो गया, पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हो गई, ए ड्रॉर, बी जिसको उसने ऑर्डर किया कि तुमने इसको पैसे देने हैं सी को,
और सी पेई हो गया। जो ड्रॉई है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट करेगा। भाई हम किसी को ऑर्डर देंगे तो उसका ऑर्डर वो एक्सेप्ट तो करे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, कोई भी हमने कोई चीज कही और सामने वाले ने उसे कंसेंट दिया, ओके करा, ठीक है। हमने किसी को ऑर्डर किया कि तुम इसको पैसे दे देना, तो वो जो ड्रॉई है वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं इस दिन इस डेट को पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में मोटा मोटा याद करने वाला बात क्या है, पहली बात तो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, देन इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और इसमें 3 पार्टीज होती है, ड्रॉर, ड्रॉई को एक्सेप्टर भी कहते हैं, और पे, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेजर क्या फर्क हुआ, मेजर फर्क हुआ कि वहां पे प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है, वहां पे 2 पार्टीज है, यहाँ पे 3 पार्टीज है, मेजर ये डिफरेंस, ओके। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज कितने तरीके के होते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज के इनको आगे पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, पर आज का हमारा क्योंकि लेक्चर सिर्फ शॉर्ट उस पे है, तो हम इसको सिर्फ बिल्स कितने तरीके के होते हैं वो हम देख लेते हैं। इनलैंड बिल्स एंड फॉरेन बिल्स, नाम ही बड़ा आसान है। इनलैंड बिल्स का मतलब क्या हुआ, इनलैंड बिल्स वो होते हैं जो इंडिया में ड्रॉ होते हैं, पेबल इन इंडिया बाय रेजिडेंट और फॉरेनर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ में कोई बिल ड्रॉ किया, पेबल इन मुंबई, चंडीगढ़ में बिल ड्रॉ किया, पेबल इन मुंबई, इसके जो ड्रॉई है वो कहाँ का हो सकता है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो मिस्टर सुनील हो, चाहे वो मिस्टर जॉन हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इन इंडिया बाय रेजिडेंट और फॉरेनर कोई भी हो सकता है। पर अगर चंडीगढ़ का बिल यूके के लिए पेबल है मान लो, पर उसके लिए पेड बाय कौन होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, मिस्टर सुनील होना चाहिए। यूके में मिस्टर सुनील है वो पे करता है तब तो इंडिया का इंडियन बिल है, और यूके में मिस्टर जॉन है तो फॉरेन बिल है। सिंपल, वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन। इनलैंड बिल ड्रॉन इन इंडिया, अगर ड्रॉन इन इंडिया है, अगर पेबल इन इंडिया तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चाहे बाय रेजिडेंट हो चाहे वो बाय फॉरेनर हो, और अगर अब्रॉड है तो पेड बाय रेजिडेंट। मतलब इन एनी केस में और अगर जो ये क्वालिफिकेशन नहीं लेता वो फॉरेन बिल है। मतलब इंडिया में ड्रॉन है, फॉरेन पे ड्रॉन है और फॉरेनर पे कर रहा है, फॉरेनर है। इंडिया में ड्रॉन है, इंडिया में ही पे बिल है, बट ड्रॉन पेमेंट फॉरेनर कर रहा है तो फॉरेन बिल है, ठीक है। पेबल इन इंडिया बाय रेजिडेंट और बाय फॉरेनर तो इंडियन बिल है। फॉरेन में पेमेंट है और फॉरेन का ही बंदा पेमेंट ले रहा है तब वो फॉरेन बिल है, ओके। ऐसे ही जैसे डीपी प्रॉमिसरी नोट के बारे में मैंने बताया था कि प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, डिमांड प्रॉमिसरी नोट होते हैं, एंड यूजैन वर्ड जो है इसको यूजैन भी बोलते हैं, टाइम बिल को यूजैन भी बोलते हैं। वैसे इतना डिटेल में प्रीलिम में नहीं आएगा, पर मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये इस तरीके से पूछा है। बिल कितने तरीके के हैं ये पता चल जाए, ये पता चल जाए कि बिल होते कौन से हैं, है ना, तो ये हमें क्लियर हो जाए। आज हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हमारे ये बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। टाइम बिल्स एंड डिमांड बिल्स। टाइम बिल्स को यूजैन भी बोलते हैं, इसको टाइम बिल और यूजैन बिल एक ही बात है।
चाहे वो टाइम टाइम लिख के आ जाए, चाहे वो यूजैन लिख के आ जाए, हमारे लिए एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो यूजैन बिल और टाइम बिल दो तरीके के होते हैं। एडवांसेस का जब मैंने लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बताया था कि बिल्स के जो टाइम बिल्स हैं वो डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बताया था, और डिमांड बिल जो है वो परचेज होते हैं। डिमांड बिल का मतलब तो जिस पे आज ही लेना है ना, तो वो तो हमने आज की डेट ही है, आज की डेट है तो बैंक के पास जाएंगे, भैया इसको, बैंक को, अपने बैंक को बोलेगा जो सप्लायर है कि इसको परचेज कर लो। ठीक है, और डिस्काउंट बिल जो टाइम बिल है जो 3 महीने बाद है जिसकी पेमेंट मिलनी है, तो उसको बैंकर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे डिस्काउंट कर दो, तो उसमें बैंक 3 महीने का ब्याज लेगा आपसे। तो ये है टाइम बिल एंड डिमांड बिल। ट्रेड बिल जो किसी भी जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रेड बिल जनरेट होता है, और एकोमोडेशन बिल जहाँ पे कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई आपस में ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, उसे एकोमोडेशन बिल कहते हैं। हालांकि दीज बिल्स आर, मतलब ऑफिशियली दीज बिल्स आर नॉट अलाउड, पर क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल को काइट फ्लाइंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं है। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन, तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए ये बिल की ज़्यादा महत्वता नहीं है। ट्रेड बिल्स ही हैं जहाँ पे हमारी जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, क्लीन बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स। क्लीन बिल्स जिनके ऊपर कोई आगे, जिनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं है, और डॉक्यूमेंट्री बिल जिनके साथ आगे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे रेलवे रिसिप्ट लगी है, एयरवे रिसिप्ट लगी है ना, तो जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री बिल्स। तो हमें बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, टाइम बिल, डिमांड बिल, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, क्लीन बिल्स, डॉक्यूमेंट्री बिल्स। ठीक है, अब आया मेजर चेक का पॉइंट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, सेक्शन 4 किसका था, सेक्शन 4 था प्रॉमिसरी नोट का, सेक्शन 5 किसका था, बिल ऑफ एक्सचेंज का, सेक्शन 6 किसका था, चेक। रनिंग में है ना 4, 5, 6, इसलिए याद करने आसान हो जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैं बाद में बीच में याद करा देती हूँ, 1881 चेक को कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर। उसमें क्या था, बिल में क्या था, ड्रॉन ऑन ए पर्सन, जिसका क्या वर्ड यूज किया था हमने उसके लिए, ड्रॉई। इसमें किस पे बैंक करेंगे, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर। मेरा बैंक जो बिल जिसका अकाउंट है उसका जो ड्रॉ कर रहा है, सपोज मैं हूँ, मेरा अकाउंट अगर मान लो एक्सिस बैंक में है, तो मैं एक्सिस बैंक को, मेरा जो चेक है वो एक्सिस बैंक का है, तो मेरा ड्रॉन किस पे हो गया, एक्सिस बैंक पे हो गया। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देयर ऑन डिमांड, उसको मैं ये बोलूंगी एक्सिस बैंक को कि भाई डिमांड के ऊपर इसको पेमेंट कर देना। ये चेक की डेफिनेशन है। इसमें कितनी पार्टीज है, इसमें भी 3 पार्टीज है। सेम ड्रॉर, ड्रॉर का मतलब जिसका बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक में अकाउंट है, अकाउंट होल्डर जो चेक लिखता है वो है ड्रॉर, इसको ड्रॉर बोल सकते हैं, इसको इशुअर ऑफ चेक बोल सकते हैं, इशुअर ऑफ चेक। और सेकंड पार्टी कौन सी हो गई, ड्रॉई। ड्रॉई कौन हो गया, बैंक, जिस बैंक में हमारा खाता है, बैंक में है, पोस्ट ऑफिस है, कहीं का भी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, तो वो ड्रॉई हो गया। और पेई कौन सा हो गया, जिसके नाम पे चेक काटा। ठीक है, रिसीवर ऑफ द चेक, जिसको हमने चेक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने चेक काटा ऑन डिमांड, पे टू मिस्टर दैस, मिस्टर अनिल, और मेरा बैंक कौन सा है, से एक्सिस बैंक,
और यहाँ पे मैं साइन कर रही हूँ नीचे, तो मैं क्या हो गई, इशूअर ऑफ चेक, इशूअर ऑफ चेक, और ये कौन हो गया, पेई, और बैंक क्या हो गया, ड्रॉई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में क्या फर्क है, इसको हम यहां से देख सकते हैं, यहां पे आके देखते हैं। चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइट क्लियर है। देखो यहां से लाइट बंद करके, आई थिंक ठीक है। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक जो है, इट कुड बी मेड पेबल टू बेयरर और ऑर्डर। चेक में हमने क्या लिखा था, चेक कैसे होता है, आपने चेक पढ़ा, चेक की डेफिनेशन पढ़ी है, हम लिखते हैं पे रुपीज दिस टू मिस्टर अनिल और ऑर्डर, बेयरर और ऑर्डर। इसका मतलब है चेक बेयरर को भी हो सकता है इशू कर सकते हैं, ऑर्डर को भी इशू कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर, बेयरर और ऑर्डर का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का बेयरर है, मतलब हमने पे लिखा, पे दिस बेयरर, और बेयरर मतलब जो चेक के, जिसके पास चेक है, फिजिकल चेक है, वो पेमेंट ले सकता है, हमने किसी का नाम नहीं लिखा। और ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा मिस्टर अनिल का, मिस्टर अनिल अगर बोले कि मिस्टर सुनील को दे दीजिए पेमेंट, आगे एंडोर्स कर दे, तो वो पीछे एंडोर्समेंट, आगे हम आगे डेफिनेशन पे करेंगे एंडोर्समेंट होती। बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। उसमें मैंने बेयरर वर्ड नहीं यूज किया था, उसमें मैंने लिखा था अनकंडीशनल ऑर्डर। तो उसमें क्या, हमने क्या करना है, ड्रॉई को एक ऑर्डर देते हैं कि आप पे को ये पेमेंट दे देना, ऑर्डर किया हमने। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये नहीं लिखते कि हाँ बेयरर को पेमेंट दे देना, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको पेमेंट दे देना, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉन ऑन ए बैंक ओनली, चेक जो है इट इज ड्रॉन ऑन ए बैंक ओनली, एंड इट शुड बी, इट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन। इसमें वर्ड मैंने ये लिखा है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है। ही शुड बी ए मेजर, ही शुड नॉट बी ए लिटिगेंट, शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट। इस तरीके के क्लासिफिकेशन हैं जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके नाम पे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। चेक में एक्सेप्टेंस की रिक्वायर्ड नहीं है। जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई है वो उसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मैं उसको एक्सेप्टेंस लिखेगा, येस एक्सेप्टेड, तभी वो उसको पेमेंट करेगा, तभी वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। अदरवाइज इट इज नॉट, अदरवाइज ड्रॉई इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट टू द पे। पर चेक में ऐसा कुछ नहीं है। चेक हम जब लिखते हैं तो हम बैंक को ये नहीं कहते तुम एक्सेप्ट करो तभी पेमेंट करेगा वो। तो चेक में एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला था, चेक में इट इज पेबल ऑन डिमांड। जैसे ही चेक प्रेजेंट होता है, मैंने आपको चेक काटा, आप बैंक में गए और आप पे जाके बोला कि मेरे को पैसे चाहिए, इट इज पेबल ऑन डिमांड। वहाँ पे फ्यूचर डेट का कोई नहीं है कि हाँ इट इज नॉट। पर इसमें क्या है, ग्रेस पीरियड, बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड लगता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में मतलब जो ड्यू डेट है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी फ्यूचर डेट पे हो सकता है ना, अभी आपको बताया था मैंने, किसी फ्यूचर डेट पे कर सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की फ्यूचर डेट के ऊपर भी हम उसको ग्रेस पीरियड अलाउड होता है, 3 दिन तक का ग्रेस पीरियड अलाउड होता है, ठीक है। चेक के आगे हम क्रॉसिंग की बात करेंगे। तो चेक क्रॉस किया जा सकता है। क्रॉसिंग क्या होती है, ये होती है कि चेक, जैसे हमने बोला कि चेक जो है क्रॉसिंग करने से होता है कि हमने आपको चेक काट के दिया, उसको क्रॉस कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, तो वो जो चेक है, हम बैंकर को ये कहता है कि बैंकर उसे काउंटर पे पेमेंट नहीं करेगा, उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे।
उसको कैश पेमेंट नहीं मिलेगी काउंटर पे। तो चेक कैन बी क्रॉस्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड। ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया कि मेड पेबल ऑन डिमांड, इट इज मेड पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर सो मैनी कुछ डेज फिक्स हो सकते हैं फ्यूचर डेट पे, इतने दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में बेसिकली फर्क यही है कि 3 पार्टीज वहां पे है, 3 पार्टीज यहाँ पे है। ये बेरर और ऑर्डर हो सकता है, ये खाली बेरर पे नहीं होगा, वो बेरर पे भी हो सकता है। चेक जो है ड्रॉन ऑन ए बैंक है, ये ऑन ए पर्सन है। इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बैंक है, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, बिना एक्सेप्टेंस के बिल ड्रॉ इज नॉट लायबल टू पे। उसमें ग्रेस पीरियड नहीं है, पेबल ऑन डिमांड है, इसमें ग्रेस पीरियड है। उसमें क्रॉसिंग हो सकती है, इसमें क्रॉसिंग नहीं हो सकती। वो मेड ऑन डिमांड है और ये ऑन ए फ्यूचर डेट पेमेंट हो सकती है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेक, ये सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हम लिखते हैं। बेरर चेक क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेरर चेक का मतलब है ऑन जो भी उसका चेक, जिसके पास चेक है वो जाके पेमेंट लेके आ सकता है, दैट इज कॉल्ड बेरर चेक। ठीक है, जिसने बियर जिसके पास है, फिजिकल है, वो पेमेंट फिजिकल प्रेजेंस, बेरर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब, ऑर्डर चेक का मतलब किसी को हमने चेक दिया, वो जिसको ऑर्डर करेगा उसको हम पेमेंट, या उसको ही पेमेंट करेंगे जिसके नाम का चेक है। ठीक है, क्रॉस चेक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रॉसिंग का मतलब ये है, अगर कोई चेक कोई क्रॉस कर देता है तो इट इज नॉट पेबल ऑन द काउंटर, बैंक के उसके अकाउंट में जाएगा, इट शुड बी इन अकाउंट। इसके ऊपर क्रॉस कई तरीके का हो सकता है, खाली 2 पैरेलल लाइन भी क्रॉसिंग हो सकती है, अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके एंड को भी लिख सकते हैं, ऐसे करके बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, ऐसे पीएनबी को पीएनबी खाली पीएनबी लिख दिया फेस ऑफ इट पे, तो भी वो क्रॉसिंग है, जैसे अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी क्रॉसिंग चेक का। फिर है उसके बाद ओपन चेक। ओपन चेक 2 तरीके के हैं, दोबारा वही बेरर और ऑर्डर, मतलब ओपन है ये पेमेंट के लिए, कोई क्रॉसिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओपन चेक। पोस्ट डेटेड चेक एक शॉर्ट फॉर्म आता है क्वेश्चंस में, पीडीसी, बहुत सुना होगा आपने। कोई कार लोन लेते हैं या कोई लोन लेते हैं, वो कहते हैं हमें इतने पीडीसी चाहिए। इतने पीडीसी चाहिए का मतलब पोस्ट डेटेड चेक से, आज हमारी डेट है 17/12/2020 या 19/12/2020 या से 19/12 या 20/12/2020, पर मैं जो चेक काटती हूँ सपोज 19/1/2021 का काटती हूँ। आज मैंने किसी को चेक काट के दिया 19 जनवरी 2021 का, तो वो क्या हो गया, पोस्ट डेटेड चेक हो गया। जो डेट आगे आने वाली है, जो फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट याद करना ज़्यादा आसान है ना, फ्यूचर डेट का चेक काटा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। स्टेल चेक, अच्छा एक बात और आ सकता है, किसी टाइप पे ना पहले चेक की जो टाइम होता था 6 मंथ्स होता था, अभी 3 मंथ्स है। आज हम 19/12 में हम हैं, अगर मैं 19/6/2020 का चेक काटूंगी, 19/6/2020 का, तो वो स्टेल हो गया। स्टेल का मतलब वो ऑब्सोल्यूट हो गया, है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्टेल चेक। ऐसे ही ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक सुना होगा आपने, बैंक ट्रैवलर, जैसे बाहर जाते हैं हम, कई ट्रैवलर्स जो है अपने ट्रैवलर चेक लेके जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ट्रैवलर लेके गया वो चेक अपना बाकी किसी भी बैंक में जाके वो उसको इनकैश करा सकता है। ट्रैवलर चेक, गिफ्ट चेक, दीज आर सम टाइप ऑफ चेक्स। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आएगा, बेरर चेक, ऑर्डर चेक क्या होते हैं, क्रॉस चेक क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, ये जो ज़्यादा रनिंग क्वेश्चन है।
ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक, ये याद करना है हमें कौन से सेक्शंस के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल कितने सेक्शंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, 147 सेक्शंस हैं, जो अलग अलग सेक्शन अलग अलग बात के लिए डील करते हैं। 4, 5, 6 3 सेक्शंस मैंने क्या बताए थे, 4 सेक्शन था, टाइम थोड़ा रह गया, 4 सेक्शन था प्रॉमिसरी नोट का, 5 सेक्शन था बिल ऑफ एक्सचेंज का, और 6 सेक्शन था हमारा चेक का। तो ऐसे ही अभी क्रॉसिंग ऑफ चेक्स कौन से सेक्शंस के अंडर आते हैं, 123 to 130। इनको आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे अपने पास टाइम नहीं है, हम क्या इसको पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। अब जब हम चेक की बात करते हैं तो अप्लाइज टू चेक और डिमांड ड्राफ्ट ओनली। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट तो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक ही क्रॉसिंग ऑफ चेक के ऊपर है। ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस, मैंने अभी आपको बताया था चेक के ऊपर अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं ऑन फेस ऑफ द चेक, चेक के बैक पे नहीं, चेक के बैक के ऊपर नहीं, चेक के फ्रंट के ऊपर अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो क्रॉसिंग कहलाएगी। एक वर्ड आएगा जनरल क्रॉसिंग, एक आएगा स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग जैसे मैंने आपको बताया था, जनरल क्रॉसिंग का मतलब है अकाउंट पे ही लिख दिया या एंड को लिख दिया या खाली 2 लाइनें छोड़ दी, तो वो जनरल क्रॉसिंग हो गई। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया, स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब अगर मान लो इसके ऊपर बैंक का नाम लिख दिया PNB, इसका मतलब है उस बैंक में ही जाएगा। ठीक है। या नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, मतलब आगे से उसको बंदा और आगे नेगोशिएट नहीं कर सकता। नेगोशिएट का मतलब और आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके बारे में अगर हम डिटेल में लगे तो अपने पास टाइम नहीं है इसको करने के लिए, तो हम नेक्स्ट कभी जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे, जब अपना ये वाला एग्जाम हो जाएगा, मेन एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तब हम इसको नॉट नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल, ये सब इसको देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम ये बताया मैंने जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग क्या है। क्रॉसिंग कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉर, होल्डर और बैंकर, ये सब क्रॉसिंग कर सकते हैं। ड्रॉर तो जिसने इशू लिखा वो तो कर ही सकता है, सिंपल सी बात है, वो तो कर ही सकता है क्योंकि उसने चेक लिखा है। होल्डर का मतलब है सपोज हमने किसी को चेक लिखा, अनिल को, अनिल आगे कहता है कि भाई मैं आगे इसको स्पेशल क्रॉसिंग कर दूंगा, मैं आगे मैंने जब लिखा अनिल को, मैंने उस टाइम पे क्रॉसिंग नहीं किया। सपोज मैंने जब चेक लिखा तो मैंने लिखा पे मिस्टर अनिल रुपीज दिस और बेरर। ठीक है। पर जब अनिल के पास गया, अनिल ने ऊपर पीछे एंडोर्स कर दिया पे मिस्टर सुनील, है ना, और उसको क्रॉसिंग कर दिया अकाउंट पे ही, तो सुनील के अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब है कौन कौन कर सकता है, ड्रॉअर तो कर ही सकते हैं, सिंपल पहली बात। होल्डर जिसके पास चेक गया वो कर सकता है, और तीसरा बैंकर। जब बैंक क्लियरिंग में चेक लगाता है तो बैंक अपनी स्टैंप लगा देता है उसके ऊपर, है ना, बैंक उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है। बैंक की स्टैंप लगने का मतलब है वो क्या बन जाएगा, उसी बैंक के पास पैसा जाएगा, वो क्रॉसिंग हो गई। ठीक है। तो बैंकर भी उसको क्रॉसिंग करता है। ओके। डायरेक्शन टू पेइंग बैंकर नॉट टू पे चेक अक्रॉस द काउंटर, क्या है क्रॉसिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग जैसे ही हो जाती है तो चेक जो है आप जाके उसका भुगतान कैश का काउंटर पे नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है, एक डायरेक्शन है। क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब इट इज एन ऑर्डर, इट इज ए डायरेक्शन और इट इज एन ऑर्डर। किसको ऑर्डर किया, बैंक को, कि इसको अब भैया अपने काउंटर पे पेमेंट नहीं करनी, इसके अकाउंट में पैसा डालना है, इसके अकाउंट में जाना है पैसा। तो दिस इज ए डायरेक्शन टू द बैंकर। ठीक है। और स्पेशल क्रॉसिंग मैंने अभी आपको बताया, नेम ऑफ द बैंक लिख सकते, नेम ऑफ द बैंक जहाँ पे लिखा गया वो स्पेशल क्रॉसिंग हो गया, उसमें लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आता है जनरली, हम लोग क्या समझते हैं कि क्रॉसिंग का मतलब है लाइंस, क्योंकि ज़्यादातर लिखा होता है पेपरों में क्वेश्चन अपने, क्रॉसिंग का मतलब है 2 लाइंस का मतलब क्रॉसिंग। नो, स्पेशल क्रॉसिंग में लाइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, खाली बैंक का स्टैंप भी लग गई तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बैंक में, हमारे बैंक में चेक आता है तो उसके ऊपर बैंक का थप्पा लगता है, हम फेस के ऊपर थप्पा लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो उस हमारे बैंक में ही अकाउंट में पैसा जाएगा उसका, उसमें लाइन नहीं लगानी है।
इधर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, चाहे हम नॉट नेगोशिएबल लिखे या ना लिखे, इसका मतलब है कि उसके बैंक में, उसके अकाउंट में ही जाएगा पैसा। दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताना था कि स्पेशल क्रॉसिंग अगर किसी ने कर दी, इसका मतलब है स्पेशल क्रॉसिंग तो एक वो हो गई ना कि बाउंड कर दिया पर्सन को कि उसके अकाउंट में ही जाएगा, उसी बैंक में जाएगा। बट वो अगर दोबारा से उसको जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो कौन कर सकता है? खाली ड्रॉअर कर सकता है, जिसने लिखा था चेक, उसी के पास वापस जाएगा, वो ही उसको जनरल क्रॉसिंग कर सकता है। ठीक है। तो अभी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉसिंग ऑफ चेक के लिए हमें क्या बात करेंगे? टू पैरेलल लाइंस, फेस ऑफ द चेक, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। कौन क्रॉस कर सकता है? ड्रॉअर, होल्डर और बैकर। ओके, समझ आ गया? आगे चले। अब हम 5 मिनट लगाएंगे जो हमने पढ़ा है उसी को याद करने के लिए। क्वेश्चन कैसे किसी फॉर्म में भी आ सकते हैं, कैसे भी घुमा के आ सकते हैं। मैंने तो वही क्वेश्चंस लिए जो लास्ट ईयर में, पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से आए। ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी आ सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर इज promissory note, bill of exchange, check, all of the above। तो हम लिखेंगे all of the above। अगर कोई इसमें से ऐसा पॉइंट आ गया, promissory note, bill of exchange, check, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे currency note, तो currency note is not a negotiable instrument। What type of negotiable instrument is a currency note? Money is not a negotiable instrument। ये कौन से सेक्शन में बताया था मैंने? इंडियन करेंसी एक्ट में। इंडियन करेंसी एक्ट था 1882 है, इंडियन करेंसी एक्ट 1882, उसमें बोला है कि मनी इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये याद करना है कि कौन कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डैश मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल। लीगली, जब हम एक्ट के में कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट का मतलब हम उसको लीगल का नाम ले देते हैं। लीगली ट्रांसफरेबल from one person to another for a consideration। क्या है लीगली ट्रांसफरेबल? क्या वर्ड है? इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल, राइट, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मीन्स, हम वर्ड पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर ए कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल। ठीक है। तो नेगोशिएबल का मतलब लीगली ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक पर्सन से अनदर पे और फॉर ए कंसिडरेशन। इसीलिए शायद मैंने अभी आपको जो पीछे बताया अकोमोडेशन बिल्स, मैंने क्या बोला था कि हम उसको लिखते तो हैं बट अकोमोडेशन बिल्स बेसिकली लीगली वो नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पे, ये वर्ड मिसिंग है वहाँ पे, कंसिडरेशन। ठीक है। डैश मीन्स ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच some legal rights are created in favor of some person। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए रिटन डॉक्यूमेंट, कुछ भी रिटन बाय विच सम लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, उसको मतलब है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? 147। Which section of Negotiable Instrument Act deals with promissory note? Section 4. Which section of Bill of Exchange is dealt with negotiable instrument? Section 5. इसको इस तरीके से घुमा दिया उन्होंने क्वेश्चन। What does Section 6 deals with the Negotiable Instrument Act? लास्ट टाइम क्वेश्चन को इंस्टेड ऑफ ये करने की चेक्स, क्योंकि हमें सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 याद करना है, तो उन्होंने बोला सेक्शन 6 किससे डील करता है, तो उसका क्वेश्चन आंसर था चेक। मल्टीपल चॉइसेस में था चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और करेंसी नोट। करेंसी नोट तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो चेक जो है वो सेक्शन 6 डील करता है। विच सेक्शन इन द नेगोशिएबल एक्ट डील्स विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? सेक्शन 13। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन कहीं नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, बट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डील करता है वो सेक्शन 13। नंबर ऑफ पार्टीज टू बिल
3 कौन कौन सी मैंने बताया था? ड्रॉर, ये ड्रॉर है, ये गलत हो गया, ड्रॉर, असेप्टर एंड पे। असेप्टर को ड्रॉई भी कहते हैं। ड्रॉर, असेप्टर एंड पे। ड्रॉर को इशूअर, मेकर, मेकर बोल सकते हैं, इशूअर बोल सकते हैं, है ना। असेप्टर बोल सकते हैं, ड्रॉई बोल सकते हैं, और पे। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट खाली 2, मेकर और पे। चेक में भी 3 होती हैं, ये मैंने इसको क्वेश्चन को लिखा नहीं, मुझे लगा ज़्यादा रिपीटेड हो जाएगा। चेक में भी 3 होती हैं। चेक में होता है ड्रॉर, और ड्रॉई होता है बैंकर, और पे। लीगल अमाउंट इन चेक। अभी आप एक बात बताओ, जब हम चेक लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं 500 रुपीज, 500, और वर्ड्स में भी लिखते हैं 500, और उसके साथ लिखते हैं ओनली। अगर गलती से, ये गलती से लिखा जाए मेरे से 400, ये लिखा जाए 400 और यहाँ पे 500, तो लीगल अमाउंट क्या है? अमाउंट इन वर्ड्स। लीगल अमाउंट इन चेक स्टैंड फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है। अगर ऑन ए चेक द वर्ड बेरर और ऑर्डर आर नॉट रिटन, अगर, अच्छा इसमें आंसर्स 3 थे। कई बार क्या क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल बैंकिंग की बात करते हैं, देखो लॉ बैंकिंग और प्रैक्टिकल बैंकिंग फर्क है। हमारा अभी जो पेपर है वो लॉ बैंकिंग के ऊपर है, लीगल बैंकिंग के ऊपर, तो इसीलिए वर्ड मैंने बोला लीगल अमाउंट। पर जनरली क्या होता है, प्रैक्टिस में क्या होता है, इस ये मीमो लग के वापस आ जाती है। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स मिसमैच। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स मिसमैच करके मेमो जो लग के वापस आ जाती है जनरली प्रैक्टिस में। बट अगर हम लीगल की बात करें, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पर्पज से बात करें, तो अमाउंट इन वर्ड्स है। अगर एक चेक के ऊपर बेरर या ऑर्डर लिखा ही नहीं है, तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? जैसे हम कोई चेक काटते हैं, हमने चेक काटा, ना हमने उस पर बेरर लिखा, ना हमने ऑर्डर लिखा, है ना। ऑन अनिल, पे मिस्टर अनिल ₹500, ना एक बेरर का पॉइंट होता है और ऑर्डर का कॉलम होता है। हमने दोनों कुछ नहीं लिखा, तो उसको क्या ट्रीट होगा? ऑर्डर चेक ट्रीट होगा। तब इसका मतलब है अनिल आएगा, अनिल को ही पेमेंट मिलेगी। ठीक है। और अगर दोनों लिखे हैं, दोनों के ऊपर टिक मार्क किया हुआ है, ऑर्डर को भी बेरर को भी, दोनों के ऊपर टिक किया हुआ है, तब उसको बेरर ट्रीट करेंगे। बहुत टेक्निकल सा है ना पॉइंट। अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डर ट्रीट करना है, अगर दोनों लिख दिए हैं, ऑर्डर और बेरर दोनों लिख दिए हैं, तो बेरर ट्रीट करना है। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी इफ इट इज बेरर। डिलीवरी का मतलब, एक मेरे हाथ में चेक है, मैंने किसी और को दे दिया, अगर वो बेरर चेक है तो जितने भी हाथों में गया वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन गया, और उसको वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। बट एक इसमें पॉइंट है, विद इन द मैच्योरिटी डेट। 3 महीने बताया था ना मैंने, 3 महीने चेक के लिए बताया था मैंने। चेक के लिए 3 महीने हैं, तो ये नहीं 3 महीने के बाद भी वो बेरर नहीं रहेगा। 3 महीने के बाद तो उसकी एक्सपायरी हो गई। विद इन द मैच्योरिटी डेट हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है। और अगर वो एंडोर्समेंट करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट इफ इट इज एन ऑर्डर चेक। अगर वो किसी के नाम पे ऑर्डर है, तो हर बारी क्या होगा, उसको एंडोर्स करना पड़ेगा। पे मिस्टर ए आगे बी को देगा, बी किसी को सी को देगा, तो हर बार उसको एंडोर्समेंट अगर वो करता है वो तभी पॉसिबल है अगर वो ऑर्डर चेक है तो। ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑल्टरेशंस आर नॉट अलाउड बाय आरबीआई।
CTS वर्ड आपने सुना, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी CTS चेक क्या होता है। CTS चेक अभी आजकल नई चेक बुक्स जो इतनी आ गई हैं 2010 से CTS चेक हमारे यहाँ लागू हो गया। तो CTS चेक के ऊपर ऑल्ट्रेशन परमिटेड नहीं है। डेट पे, अमाउंट पे, कटिंग पे, नाम पे, किसी पे भी ऑल्ट्रेशन इज नॉट परमिटेड इन CTS चेक। ठीक है। क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ड्रॉर को, किसको, ड्राई बैंक को डायरेक्शन है कि भाई इसको क्रॉसिंग के मतलब क्या डायरेक्शन है कि आपने इसको कैश पेमेंट नहीं करनी, इसके अकाउंट में ही पैसे डालने हैं, ये डायरेक्शन। चलिए, ये तो छोटे से मैंने क्वेश्चंस बताए जो मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम 26 तारीख को एग्ज़ाम है तो क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर हो सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका ब्रीफ बनाया ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने पढ़े। अब हम एक शॉर्ट सा रिकैप लेते हैं, जो ये भी इसमें आजकल क्योंकि टर्मिनोलॉजी में आता है पॉइंट, NPCI। जब हम चेक की बात करते हैं तो चेक जो है आज की डेट में मैंने आपको बताया कि चेक क्या है, चेक क्लियरिंग में जाते हैं। अगर आपने किसी को चेक दिया, से आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है ना, तो उसने किसी पार्टी ने चेक दिया जो जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप अपने PNB में जाओगे और वो चेक लगा दोगे, तो चेक कहाँ जाएगा, क्लियरिंग में जाएगा। ये सारा जो रेगुलेटर करता है चेक्स को, क्लियरिंग हाउस को, ये क्या करता है, NPCI वर्ड आ सकता है। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। NPCI इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक बॉडी है। ये क्या, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट को ऑपरेट करने में सहायता देती है। ये किसकी एसोसिएशन, किसके इनिशिएटिव से बनी, खाली RBI नहीं लिखना, RBI और IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि NPCI क्या है, ये आ सकता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसके इनिशिएटिव से बनी, RBI है, RBI एंड IBA है, ये IBA है तो RBI एंड IBA से बना। ठीक है। और 2007 में प्रोविजंस के हिसाब से बना था NPCI। छोटा सा वो है, ये एक्सपेक्टेड है। NPCI और क्या क्या करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और क्या क्या करता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS आ सकता है। व्हाट इज AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे हम जाते हैं ना कि हम आधार नंबर से ही आपकी पेमेंट हो जाती है, आधार नंबर डालो तो आधार नंबर से पेमेंट हो जाती है, ये AEPS करता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बिल्स जो है ना, हम बिल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, वो भी NPCI इसको हैंडल करता है, BBPS को। भीम क्या है, मोबाइल ऐप है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका क्वेश्चन क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। CTS के बारे में बहुत एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले क्या होता था, जो चेक्स हम लोग देते थे वो चेक सारे के सारे क्लियरिंग में जाते थे फिजिकल फॉर्म में। 2010 में ये सिस्टम खत्म हो गया और चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया। इसका नाम है इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। अब चेक फिजिकल फॉर्म में नहीं जाता, उसकी इमेज जो है वो जाती है RBI में। इसके बारे में पूरा चैप्टर तो एक अलग से पूरा का पूरा एक वीडियो ले सकती हूँ मैं, CTS के ऊपर में एक पूरा सेशन ले सकती हूँ, बट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज व्हाट इज CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 में चालू हुआ और ये इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है। ठीक है। NETC, ये भी NPCI करता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है। NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। फाइनेंशियल स्विच का मतलब क्या है, शेयर्ड ATMs इन इंडिया। हम बोलते हैं ना, हम किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हो, आपका अकाउंट तो PNB में है पर आप SBI से निकाल सकते हो, OBC से निकाल सकते हो, एक्सिस बैंक से निकाल सकते हो। तो ये आपस में जो फाइनेंशियल शेयर्ड ATMs हैं उनका जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच बोलते हैं। उस जो हमारी वो है सर्विस है वो कौन देता है, NPCI। रुपे आपने देखा, रुपे हमारे ATM कार्ड आता है, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आते हैं, डोमेस्टिक कार्ड्स जो हैं उसको रुपे कार्ड बोलते हैं। UPI देखा है, UPI सिस्टम, फोन पे है हमारा, है ना, पेटीएम है, UPI है, तो ये UPI हमारा यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम,
जिसके मैं रियल टाइम इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, मेरे को एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करनी है थ्रू यूपीआई करते हैं हम, हमारा यूपीआई। शेयर्स परचेज करते हैं, कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो यूपीआई के थ्रू करते हो, दैट इज सर्विस ऑफ एनपीसीआई। ठीक है, ये सब हमारा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस इसके बारे में। ये तो टर्मिनोलॉजीज याद कर लीजिए, इसके बारे में डिटेल तो हम अगला सेशन ले लेंगे। और ये कि एनपीसीआई क्या क्या करता है, ये है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये उसकी सर्विसेज है। आज का टाइम हमारे पास क्योंकि बहुत थोड़ा था, तो आज हमने इसको कवर कर लिया, जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे अपना इसके नेशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर, है ना। तो हमने क्या करा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 में आया, 1 मार्च 1882 में लागू हुआ, 147 सेक्शंस हैं, 17 चैप्टर्स है ना। और 4, 5, 6 हमें याद करना है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और चेक के बारे में। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बताता है। और हमने जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग कर लिया, चेक के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीज़ें हम ब्रीफ में आज कर चुके हैं। फिर भी किसी को भी कोई और क्वेरी हो तो आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर, आप मेरे से अपने एग्जाम से पहले बात कर सकते हैं। तो हम उसको एक बार और रिफ्रेश करना हो तो हम इसको और रिफ्रेश कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।